नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 27 अगस्त 2018 का थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है, जिसके अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब बात करेंगे आगे के सभी क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले के सभी शिफ्टों के पेपर अपन पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। और साथ ही प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, श्रेणी मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें सीरीज मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दे रखा है, यह बिना भार के सहजता से चल सकती है। बी दे रखा है, इसका भला गुण खराब होता है। सी दे रखा है, इसकी चाल लगभग नियत होती है। डी दे रखा है, इसकी क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्या के मोटे तार होते हैं। ई दे रखा है, इन सब। तो फटाफट से कमेंट करके आपको भी आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्या के मोटे तार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है। एक विद्युत ट्रेन पहाड़ी से उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए दे रखा है, डीसी श्रेणी मोटर। बी दे रखा है, डीसी शंट मोटर। सी दे रखा है, डीसी श्रेणी जनरेटर। डी दे रखा है, डीसी शंट मोटर जनरेटर। ई दे रखा है, डीसी यौगिक मोटर। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरती है तो डीसी मोटर कौन सा कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वह जब डीसी श्रेणी जनरेटर की तरह कार्य करती है, किसकी भांति कार्य करती है, डीसी सीरीज जनरेटर की भांति कार्य करती है डीसी मोटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल भूसंपर्कन का क्या लाभ है। ऑप्शन इधर का, यह सेवा की विश्वसनीय सुधारता प्रदान करता है। ऑप्शन बी इधर का, आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को भूमि में डिस्चार्ज किया जा सकता है। सी दे रखा है, लगातार आर्किंग भूसंपर्क से मुक्त होना। डी दे रखा है, यह कार्मिकों और उपकरणों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ई दे रखा है, इन सब। तो न्यूट्रल भूसंपर्क का क्या लाभ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यह सेवा की विश्वसनीय शुद्धता प्रदान करता है। विद्युत का, आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को पृथ्वी में डिस्चार्ज किया जा सकता है। सीधे रखा है, अति लगातार आर्किंग भूसंपर्क से मुक्त होना, यह भी सही है। और डी है, यह कार्मिकों और उपकरण को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मशीनों को फ्लक्स लीकेज गुणांक किनके मध्य परिवर्तित होता है। ऑप्शन इधर का 0.5 को 0.7, बी दे रखा 0.8 को 1, सी दे रखा 1.1 को 1.25, डी दे रखा 1.4 को 1.6, ई दे रखा 1.5 को 1.7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.1 को 1.25। 1.1 से 1.25 के मध्य परिवर्तन होता रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा ट्रांसले प्रणाली, बी दे रखा मेर्ज प्राइज प्रणाली, सी दे रखा रिएक्टेंस रिले, डी दे रखा इम्पीडेंस रिले, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसले प्रणाली व मर्ज प्राइज प्रणाली, दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन इधर का ताम्र ह्रास, बी इधर का भार की हानि, सॉरी भार की मात्रा, सी इधर का भार की अवधि, डी इधर का लोहानी, इधर का बी और सी दोनों। तो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, अर्थात भार की मात्रा व भार की अवधि पर मुख्यतः निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, द्विव धातु स्ट्रिप में भिन्न खालिस्तान युक्त दो धातु की स्ट्रिप से होती है। ऑप्शन ए दे रखा ऊष्मीय विसरणशीलता, बी दे रखा ऊष्मीय चालकता, सी दे रखा विशिष्ट ऊष्मा, डी दे रखा ऊष्मीय प्रसारण का गुणांक, ई दे रखा वोल्टेज रेटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रसारण का गुणांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बुकोल्स रिले एक खालिस्तान संचालित रिले है। ऑप्शन ए दे रखा भंवर धारा, बी दे रखा गैस, सी दे रखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डी दे रखा स्थिर विद्युत प्रेरण, ई दे रखा आवृत्ति। तो बुकोल्स रिले एक किससे संचालित रिले है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस संचालित रिले। क्या है? गैस से संचालित रिले है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फीडर्स के लिए किस रिले का इस्तेमाल किया जाता है? महो रिले का, ट्रांस रिले का, मर्ज प्राइज संरक्षण का, बकोल्स रिले का, या व्युत्क्रम समय रिले का? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस रिले का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भूसंपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से किस वोल्टेज के लिए ठोस भूसंपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ये दे रखा 100 केवी से अधिक है, बी दे रखा है 100 केवी से अधिक है, सी दे रखा 660 वोल्टेज से अधिक है, डी दे रखा 115 वोल्टेज से कम है, ई दे रखा 220 वोल्टेज से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 660 वोल्टेज से कम के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आवेश के माध्यम से, धारा प्रवाहित करके, बी दे रखा है प्रेरित भंवर धारा से, सी दे रखा आवेश और इलेक्ट्रोड के मध्य के आरक से, डी दे रखा ऊष्मा अवयव प्रयुक्त करके, ई दे रखा प्रतिरोध प्रयुक्त करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित भंवर धारा से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वाटर कूलर में प्रयुक्त शीतलक प्रशीतक कौन सा है? वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, फ्रेयोन, अमोनिया, या ऑक्सीजन? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेयोन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोध वेल्डिंग के कुछ प्रकारों का उल्लेख करें। ऑप्शन ए दे रखा प्रतिरोध बट, बी दे रखा प्लेस बट, सी दे रखा प्रतिरोध प्रोजेक्शन, डी दे रखा प्रतिरोध सिम, ई दे रखा इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात प्रतिरोध बट भी, फ्लैश बट भी, प्रतिरोध प्रोजेक्शन भी, वह प्रतिरोध सिम भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डायरेक्ट आर्क फर्नेस में यदि आपूर्ति एक फेज एसी या डीसी है तो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की संख्या क्या होगी? 0, 1, 2, 3 या 4? तो एक डायरेक्ट आर्क फर्नेस में यदि आपूर्ति एक फेज एसी या डीसी है तो प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होगी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होगी? 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रयुक्त की जाती है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है? बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, या फ्लैश वेल्डिंग? तो सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीम वेल्डिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार जुड़े होते हैं? सोल्डरिंग आयरन होता है, उसके दो तत्व किस प्रकार से जुड़े होते हैं? सीरीज में, समानांतर में, या तो ए या बी, डी दे रखा ए और बी दोनों, ई दे रखा टी शेप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज में जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं? श्रेणी में जुड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? थर्मामीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर, फोकोमीटर या मल्टीमीटर? तो राइट आंसर क्या होगा? विद्युत फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? अमोनिया, फ्रेओन 12, क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रीओन 12। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता किस प्रकार की होनी चाहिए? घातीय रूप से बढ़ने वाला, बी दे रखा ड्रूपिंग ड्रूपिंग, सी दे रखा स्ट्रेट लाइन, डी दे रखा पैराबोलिक, ई दे रखा हाइपरबोलिक? करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता किस प्रकार की होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रूपिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इक्वेपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस या इन सब? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब। इन सब अर्थात उपरोक्त सभी, इक्विपरेटर भी, कंप्रेसर भी, कंडेंसर भी और एक्सपेंशन डिवाइस भी, ये सभी क्या है? मूल घटक है घरेलू रेफ्रिजरेटर की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इक्विपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन इधर का स्टोरेज टैंक में, बी दे रखा स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाका लगाकर, सी दे रखा स्टोरेज टैंक के नीचे, डी दे रखा स्टोरेज टैंक के ऊपर, ई दे रखा वाटर कूलर के ऊपर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाका लगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक प्रशीतन प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है? एक प्रशीतन प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा दबाव को नियंत्रित करने के लिए, बी दे रखा तापमान को नियंत्रित करने के लिए, सी दे रखा प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, डी दे रखा है इवेपरेटर को सक्रिय रखने के लिए, ई दे रखा इन सब? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव को नियंत्रित करने के लिए भी, तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी, प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी, व इवेपोरेटर को सक्रिय रखने के लिए भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए एक्सपेंशन वाल्व का कार्य होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है? ऑप्शन इधर का सक्शन पाइप, बी इधर का कैपिलरी ट्यूब, सी इधर का है डिस्चार्ज पाइप, इधर का एक्यूमुलेटर, इधर का एक्सलेरेटर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक फेराडे किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक फेराडे होता है 96,500 कूलम्ब के बराबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? इनमें विद्युत आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कार्बन का, आयरन का या रजत का? तो किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का होता है। इलेक्ट्रोड किसका होता है? कार्बन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा थॉमसन प्रभाव, बी दे रखा पेल्टियर प्रभाव, सी दे रखा सीबेक प्रभाव, डी दे रखा एंटीना प्रभाव, ई दे रखा एक्सलेरेटर प्रभाव? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में किसे जाना जाता है? थॉमसन प्रभाव को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह चार्ज की गई स्थिति में होती है तो इसकी धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है? हरा, गहरा ग्रे, गहरा भूरा, नीला या लाल? तो एक लेड एसिड पूरी तरह से चार्ज की स्थिति में होती है तो इसकी धनात्मक अर्थात पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहरा भूरा होता है। कैसा होता है? गहरा भूरा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट की। किसकी इकाई होती है? करंट की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए दे रखा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, बी दे रखा है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, सी दे रखा है ऊष्मा के संरक्षण का नियम, डी दे रखा है रासायनिक ऊष्मा के संरक्षण का नियम, ई दे रखा है किरचॉफ का नियम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम पर काम करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए? कम, उच्च, मध्यम, ए और बी दोनों, या तो ये या तो बी या सी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह खालिस्तान के माध्यम से प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए दे रखा इलेक्ट्रॉन, बी दे रखा परमाणु, सी दे रखा धनात्मक और ऋणात्मक आयन, डी दे रखा अणु, ई दे रखा नाभिक। तो एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन से। किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? पॉजिटिव व नेगेटिव आयन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए दे रखा निकल क्रोमियम का, बी दे रखा शुद्ध निकल का, सी दे रखा निकल का हाइड्रेट स्वरूप, डी दे रखा निकल आयरन, ई दे रखा कोबाल्ट। तो किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध निकल का बना होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दे रखा स्विच गियर, बी दे रखा अंडर वोल्टेज रिले, सी दे रखा पेटरसर क्वाइल, डी दे रखा लाइटिंग अरेस्टर, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइटिंग अरेस्टर की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आयनीकरण गेज खालिस्तान के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। ऑप्शन ए दे रखा अत्यंत निम्न दाब, बी दे रखा मध्यम दाब, सी दे रखा उच्च दाब, डी दे रखा अत्यंत उच्च दाब, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो आयनीकरण गेज क्या होती है? यह अत्यंत निम्न दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1000 वाट का हीटर 2 घंटे चलाए जाने पर कितने यूनिट बिजली का उपयोग करेगा? कितनी यूनिट बिजली का उपभोग करेगा? तो दोस्तों यूनिट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? पावर पावर कितनी देर की? 1000 गुणा समय कितना दे रखा? 2 घंटे बटे 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो 2 यूनिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक खालिस्तान होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा विद्युत क्षेत्र, बी दे रखा चुंबकीय क्षेत्र, सी दे रखा विद्युत धारा, डी दे रखा है कन्वेक्शनल धारा, ई दे रखा दाब। तो जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? उड़ते हुए विमान में उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या ये और भी दोनों? तो एक उड़ते हुए विमान में उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है उड़ते हुए विमान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कैपेसिटर की समानांतर प्लेटों के बीच दूरी बढ़ा दिए जाने पर इसकी धारिता क्या होगी? संधारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, नियतांक रहेगी, ए और बी दोनों या बी और सी दोनों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्यतः प्रयुक्त धारा की आपूर्ति आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कई बार अमेरिका की पूछ लेता है तो अमेरिका की होती है 60 हर्ट्ज और भारत की होती है 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि औसत मान ज्ञात हो तो खालिस्तान की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.11 गुणा औसत मान की गणना द्वारा आरएमएस मान का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दो पोल का अल्टरनेटर 300 आरपीएम पर चलता है तो इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति क्या होगी? इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसको हल करना है, उत्पन्न आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? एफ बराबर पी इंटू एन बटे 120। पी का मान दे रखा 2 पोल और गुणन गति दे रखी है 300 आरपीएम बटे 120। तो पी का मान कितना है? 2 गुणा आरपीएम कितना दे रखा है? 300 आरपीएम बटे 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, ये 56 जाने 30 अर्थात 5 बार चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0, 0.65, 0.75, डी दे रखा 0.8, ई दे रखा अनंत। तो विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0। कितना होता है? 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या होती है। 3 फेज आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ही होती है। कितनी होती है? 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 फेज मोटर एक खालिस्तान मोटर होती है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, बी दे रखा सेल्फ स्टार्टिंग, सी दे रखा स्लो स्टार्टिंग, डी दे रखा लो आउटपुट, ई दे रखा लो एफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फेज मोटर एक क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना, बी दे रखा निचली यूनिटों का अर्थ कैपेसिटेंस बढ़ाना, सी दे रखा पारेषण लाइन हानियां कम करना, डी दे रखा दक्षता कम करना, ई दे रखा शक्ति गुणांक बढ़ाना। तो गार्ड रिंग का प्रयोजन क्या होता है? मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना गार्ड रिंग का मुख्य कार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है अनुनादी आवृत्ति अर्थात रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक समानांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? ऑप्शन ए दे रखा अधिकतम, बी दे रखा न्यूनतम, सी दे रखा 0, डी दे रखा एकक, ई दे रखा या तो ए या बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। किस में होती है? किलो वोल्ट एम्पियर में अर्थात केवीए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के रोटर में होता है क्या होता है? 1 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग, 4 स्लिप रिंग या 5 स्लिप रिंग? तो अल्टरनेटर के रोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्लिप रिंग होती है। कितनी स्लिप रिंग होती है? 2 स्लिप रिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।
जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।